हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में आज हमारा टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि हम एक ऐसे डिफेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो आयनिक सॉलिड के केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देता है। जैसे आयरन सेकेंड ऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे FeO। अब इस केमिकल फॉर्मूला में आप देखिए कि जो पार्टिकल का जो रेशियो है वो 1:1 है, लेकिन जब इस कंपाउंड में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जनरेट होता है तब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Fe 0.95O हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं जहां पहले पार्टिकल का रेशियो 1:1 था, अब पार्टिकल का रेशियो 0.95:1 हो गया है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, और केमिकल कंपोजिशन चेंज होने का मतलब है पार्टिकल का रेशियो चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होती, वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। फर्स्ट है एनायन वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी। इसमें क्या होता है कि एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर चला जाता है, जिससे एनायनिक वैकेंसी बनती है। अब एनायनिक वैकेंसी बनने के कारण क्या होता है कि क्रिस्टल जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है, लेकिन एनायनिक वैकेंसी को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसका मतलब ये जो क्रिस्टल है उसका नेचर जो हो जाता है, क्रिस्टल का नेचर या क्रिस्टल की प्रकृति पैरामैग्नेटिक हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेटल एक्सेस जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक एनायनिक वैकेंसी जनरेट हो इस तरह से, और दूसरा अगर केटायन आउटर केटायन इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले तो भी मेटल एक्सेस में हो जाता है। तो पहला तरीका था एनायनिक वैकेंसी जनरेट होकर के कैसे मेटल एक्सेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर चला जाता है, जिससे एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। अब इस एनायनिक वैकेंसी को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। क्यों ऑक्यूपाई करता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी तो मेंटेन करनी है, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे क्रिस्टल को पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय कर देता है। अब जो दूसरा पॉइंट है, कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है को ही या एनायनिक वैकेंसी को एफ सेंटर कहा जाता है। अब एफ सेंटर का क्या मतलब है? एफ जो है वो जर्मन वर्ड फॉर्बन जेंटर से लिया गया है, जिसमें फॉर्बेन का मतलब होता है कलर और जेंटर का मतलब होता है सेंटर।
सेंटर से है, तो एनानिक वैकेंसी को या एफ सेंटर को हम कलर सेंटर भी कहते हैं। बहुत ढेर सारे क्रिस्टल जो कलरलेस होते हैं, लेकिन एनानिक वैकेंसी के कारण उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर जनरेट हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड वैसे तो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे उसमें एफ सेंटर जनरेट होता है तो उसका कलर येलोविश हो जाता है। और KCl जो कि कलरलेस है, उसका कलर पर्पल हो जाता है। लिथियम क्लोराइड का कलर पिंक हो जाता है। आयनिक सॉलिड में एनानिक वैकेंसी दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो है हीट के थ्रू और दूसरा रेडिएशन के थ्रू। लेकिन नॉर्मली हीट के थ्रू ही एफ सेंटर को क्रिएट किया जाता है। आइए NaCl का एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि कैसे हम NaCl क्रिस्टल में एफ सेंटर को जनरेट करते हैं और कैसे हमारा क्रिस्टल कलरलेस से येलोविश हो जाता है। तो यहां पर NaCl क्रिस्टल का एक छोटा सा फ्रैक्शन मैं बना रहा हूं। ये NaCl का क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है। और अब देखिए इस समय 1:1 में ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। जैसे ही इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हम गर्म करते हैं, सोडियम गैसियस फेज में है, जब सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हम इस सोडियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस सोडियम आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रिस्टल का क्लोराइड आयन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, जिससे यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जा रहा है। इस वैकेंसी को ही हम एफ सेंटर कहते हैं या एनानिक वैकेंसी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, रिलीज इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज होकर के इस एनानिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब हीट पा करके, एनर्जी पा करके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर जब एनर्जी लॉस करके फिर ग्राउंड स्टेट में आता है तो संगत करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो इमिट करता है। और इस वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है वो विजिबल स्पेक्ट्रा में पड़ता है और इसी वेवलेंथ का एक डेफिनेट कलर हमको मिलता है। तो आपने देखा कि एनानिक वैकेंसी कैसे जनरेट हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया। सोडियम वेपर जो है वो हीट पा करके, एनर्जी पा करके एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रिस्टल का क्लोराइड आयन जो है बाहर निकल जाता है, जिससे क्रिस्टल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी को ही एनानिक वैकेंसी कहते हैं। अब क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर के क्रिस्टल लैटिस में चला आता है। क्रिस्टल लैटिस का ये जो पोजीशन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी सेंटर को हम एफ सेंटर कहते हैं। इसे ही कलर सेंटर भी कहा जाता है। तो ये रहा एनानिक वैकेंसी। मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकता था, एक तो एनानिक वैकेंसी के थ्रू, अब दूसरा जब कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करे। तो आइए जानिए कि कैसे कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है।
इंटरस्टिशियल स्पेस occupied by interstitial space occupied by cation। अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि सब मानिए कि ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक। जब इसको हीट दिया जाएगा, जब इसको आप हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड का छोटा सा फ्रैक्शन जो है वो कुछ ऐसा थर्मली डिकम्पोज होता है। हीट इतना अधिक है, एनर्जी इतना मिल जा रहा है जिंक को कि जिंक 2+ और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहा है। अभी क्या होता है, अब मान लीजिए ये छोटा सा फ्रैक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया, ये छोटा सा फ्रैक्शन इसमें जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया और हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब जिंक के क्रिस्टल में क्या हो रहा है, जरा इसको ध्यान से देखिए। जिंक के क्रिस्टल में ये जिंक 2+ आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, जिंक 2 आयन है, यहां पर ऑक्साइड आयन है, ये जिंक 2+ आयन है। पहले हम लोग क्रिस्टल को देख लेते हैं। तो ये जो जिंक 2+ आयन हमको मिला है वो डिफ्यूज होकर के क्रिस्टल में चला जाता है और क्रिस्टल में ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस आपको दिख रहा है इसी को ऑक्यूपाई कर लेता है। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है इस क्रिस्टल की वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं डिफ्यूज होकर के क्रिस्टल में चले जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में जिंक आयन इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करते हैं, ये एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एक सर्टेन एनर्जी, एक सर्टेन वेवलेंथ को एमिट करते हैं जिसका एक डेफिनेट कलर होता है। इसी के कारण जो कलरलेस जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है वो हीट करने के बाद वो येलोविश कलर का हो जाता है। तो ये 2 तरीके थे जिसके द्वारा मेटल जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता था। पहला एनायनिक वैकेंसी के थ्रू और दूसरा कैटायन जब इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जो दूसरा डिफेक्ट है उसका नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आइए जानते हैं कि वो क्या होता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें मेटल यानी कि कैटायन जो है उसका अमाउंट कम हो जाता है। अब ये जो मेटल का जो अमाउंट जो कम हो रहा है वो 2 तरीके से कम हो सकता है। पहला कैटायन वैकेंसी, मतलब नंबर ऑफ कैटायन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और जो दूसरा है वो इसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। जरा पहले को देख लेते हैं। कैटायन वैकेंसी मोस्टली ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में मिलता है। ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में इसलिए मिलता है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए समझते हैं कि कैसे
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैटायन वैकेंसी के थ्रू होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे आयरन सेकेंड ऑक्साइड का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो, आयरन सेकेंड ऑक्साइड, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। लेकिन ये जो Fe है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक Fe+2 और एक Fe+3। अगर इसको आयरन सेकेंड ऑक्साइड कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ +2 आयरन जो आयन है वो ज्यादा है और Fe+3 की संख्या कम है। लेकिन Fe+3 का होना ही एक कैटायन वैकेंसी को जनरेट कर देता है। आइए देखें कैसे जनरेट करता है। अभी मैं यहां पे बना रहा हूं एक छोटा सा क्रिस्टल लैटिस FeO का। सपोज करिए कि अब आपको दिख रहा होगा कि ये सारे आप इस क्रिस्टल लैटिस में देख पा रहे होंगे कि क्रिस्टल लैटिस के पोजीशन या तो O- ऑक्साइड आयन ने ऑक्यूपाई किए हैं या Fe+2 ने ऑक्यूपाई किया है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि FeO में Fe दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, एक Fe+2 और दूसरा Fe+3। क्योंकि Fe+2 मेजर प्रोपोर्शन में है इसलिए हम लोगों ने इसे आयरन+2 ऑक्साइड कहा, आयरन सेकेंड ऑक्साइड कहा। लेकिन Fe+3 भी कुछ अमाउंट में है। आइए देखते हैं कि अगर इस क्रिस्टल लैटिस में Fe+2 के जगह पे अगर हम Fe+3 रख दें तो क्या एबनॉर्मलिटीज आएंगी। तो मान लेते हैं कि ये वो पोजीशन है जहां पर Fe+3 है। अब आप चेक करो 16 नेगेटिव आयंस है, 8 ऑक्साइड इंटू -2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्जेस, तो 16 नेगेटिव दिखेगा। और अगर Fe के जो पॉजिटिव चार्जेस को कैलकुलेट करो तो ये 17 पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, 17 पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखोगे यहां पर तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कितने Fe+2 की जगह कितना Fe+3 आना चाहिए। आप यहां पे ध्यान से देखो कि Fe+3 के दो आयन Fe+2 के 3 आयन के बराबर है। दोनों का अगर चार्ज कैलकुलेट करें तो +6 और +6। इसका मतलब कि चार्ज के बेसिस पर Fe+3 का दो आयन 3 Fe+2 के बराबर है। लेकिन आप देखिए कि केवल Fe+3 दो ही पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन एक पोजीशन जो है वो वैकेंट रह जाती है। इसे ही हम कैटायन वैकेंसी कहते हैं। और अगर आप चेक करें तो कुल मिलाकर के 7 आयरन के रिस्पेक्ट में 8 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन अगर आप पहले इसको देखे रहते तो आप देखेंगे कि 8, इसको पहले रिवाइंड करके थोड़ा देखिएगा तो आप पाएंगे इसी क्रिस्टल लैटिस में 8 Fe और 8 ऑक्सीजन थे। लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण FeO के क्रिस्टल में एक कैटायन वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिससे कि स्टोइक्योमेट्री जो है वो अल्टर हो जा रही है, चेंज हो जा रही है और केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट हो जा रहा है। आइए कैटायन वैकेंसीज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। निकेल ऑक्साइड के एक सैंपल का एनालिसिस किया गया और
उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निकिल +2 का परसेंटेज अमाउंट कितना है और +3 का परसेंटेज अमाउंट कितना है, यही फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि निकिल के जो पार्टिकल हैं, निकिल पार्टिकल इज इक्वल्स टू 98 और ऑक्सीजन पार्टिकल मान लेते हैं कितना, 100। कोई इशू? अभी क्या करते हैं, एक चीज ये ध्यान रखने की बात है, चाहे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो चाहे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज का जो सम होता है ना, वो 0 होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज कितना है। आप देखो कि निकिल के टोटल 98 पार्टिकल हैं और इसमें से कुछ पार्टिकल निकिल +3 के और कुछ पार्टिकल निकिल +2 के। अगर मान लें कि निकिल +3 के x तो निकिल +2 के 98 - x होंगे। क्लियर? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इन दोनों का सम होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज 100 × -2 होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, +3x प्लस 98 नेगेटिव x इंटू +2। ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज टोटल कितने, 100 ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं और -2 उनका चार्ज है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कुछ ऐसे होगा, x + 176 -200 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 24। क्लियर? अब आप देखिए कि निकिल +3 कितना है। अगर आप ध्यान दें तो टोटल 98 पार्टिकल है और टोटल ये 91 96 हो गया, तो ये आ गया 4, तो टोटल 98 निकिल पार्टिकल में 4 निकिल पार्टिकल जो है वो निकिल +3 के हैं। तो परसेंटेज कह रहा है। क्लियर? और उसी तरह जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। और अगर निकिल +2 का अगर हम लोग को परसेंटेज चेक करना है तो 100 नेगेटिव x को हम 4 ही ले लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आ जाएगा 96। अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू इसको 4 ले लेते हैं तो आप देख पा रहे हो निकिल का परसेंटेज 4 है और निकिल +2 का परसेंटेज कितना, 96 है। तो ये हो गया कैटायन वैकेंसी और कैटायन वैकेंसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्यूप्रस सल्फाइड का एक सैंपल लिया गया। क्यूप्रस सल्फाइड का एक सैंपल लिया गया जिसका केमिकल कंपोजिशन Cu 1.8 यस है। हम लोग को पता है कि जो क्यूप्रस सल्फाइड होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cu2s होता है और इसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन आ रहा है वो Cu 1.8s आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें Cu2+ का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है।
क्वेश्चन ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ कॉपर 2+ आयन कितना है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड का एक सैंपल लिया गया जिसका केमिकल कंपोजिशन Cu 1.8 आया। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्यूप्रस सल्फाइड का एक सैंपल लिया गया जिसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन आया है Cu 1.8 आया। क्वेश्चन ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ कॉपर 2+ इसमें कितने, क्यूप्रिक आयन का परसेंटेज कितना है। तो कुछ चीजें समझ लेते हैं कि ये जो Cu 1.8 है इसमें नंबर ऑफ कॉपर पार्टिकल हम लोग 180 ले लेते हैं और सल्फर का 100 ले लेते हैं। 1 के रिस्पेक्ट में कॉपर 1.8 है तो 100 के रिस्पेक्ट में 180 होगा। और ये भी जान लेते हैं कि जो कॉपर है उसके टोटल 180 पार्टिकल में कुछ पार्टिकल कॉपर प्लस आयन के होंगे और कुछ कॉपर 2+ आयन के होंगे। अगर हम लोग कॉपर 2+ आयन के पार्टिकल को x ले लेते हैं तो कॉपर +1 180 - x हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोग को पता है एक न्यूट्रल आयनिक सॉलिड के लिए जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो समअप होता है वो 0 होता है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है जिसमें x पर टोटल नंबर x पर 2+ चार्ज है तो हम लोग इसको +2x कह देते हैं। +1 चार्ज इतने पार्टिकल पर है तो ये 180 - x हो गया। और जो नेगेटिव चार्ज है वो सल्फर पे होगा तो टोटल पार्टिकल इसके 100 हैं और हर पार्टिकल पे -2 का चार्ज है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = 20 आ जाएगा। क्लियर। तब क्वेश्चन ये है कि कॉपर 2+ का परसेंटेज कितना होगा। तो टोटल 180 पार्टिकल में 20 पार्टिकल कॉपर 2+ के हैं तो 100 में कितने होंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11.11% आएगा। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कैटायन वैकेंसी कैसे जनरेट होती है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी भी कहते हैं। अब ये जो तरीका है इससे कैसे कैटायन वैकेंसी जनरेट होती है आइए देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आयनिक सॉलिड में इंप्योरिटी जैसे इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। क्लियर। इंप्योरिटी मिक्स करते हैं और ये जो इंप्योरिटी होती है, इंप्योरिटी का नेचर जो होता है, इंप्योरिटी का नेचर आयनिक होता है। क्लियर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आयनिक कंपाउंड है इंप्योरिटी के कैटायन की वैलेंसी इंप्योरिटी कैटायन की वैलेंसी अधिक होती है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बार आप इसको उतार लें। क्या होता है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NaCl2 में स्ट्रोंशियम क्लोराइड का इंप्योरिटी मिक्स करना। जैसे कि NaCl के क्रिस्टल लैटिस में देखिए
Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है। क्लियर। अभी आप देखोगे ये NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस है। अब इसमें जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड इंप्योरिटी को मिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो एक स्ट्रोंशियम आयन पर 2 प्लस चार्ज होता है, और ये 2 प्लस चार्ज जो होता है 2 सोडियम आयन के चार्ज के इक्वल होता है। चार्ज के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। तो एक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, तो एक के पोजीशन पे तो खुद वो आ जाता है, दूसरा जो पोजीशन होता है वो वैकेंट हो जाता है। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी कहते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि AgCl में CdCl2 की इंप्योरिटी मिक्स करने पर कौन सा डिफेक्ट जनरेट होगा? पहला फ्रैंकल, क्लियर। दूसरा शॉटकी, तीसरा सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी, और थर्ड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो आइए इसको देखते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आयंस हैं, मोस्टली कैटायन जो होते हैं, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं, और फ्रैंकल एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। दूसरी चीज, शॉटकी में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैटायंस में कमी आती है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, नहीं फ्रैंकल में नहीं शॉटकी में हम कोई दूसरा सब्सटेंस को मिक्स नहीं करते हैं। जो भी कैटायन या तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा होता है या फिर क्रिस्टल से बाहर जा रहा होता है, वो उस क्रिस्टल का ही आयन होता है, कोई फॉरेन आयन नहीं होता है। लेकिन AgCl2 में जब AgCl में जब CdCl2 की इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, तो वहां पे जो डिफेक्ट जनरेट होता है वो या तो इंप्योरिटी डिफेक्ट होता है या सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी होता है। तो इसका आंसर होगा सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें कि CdCl2 का जब हम इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं किसमें, AgCl में, तो एक जो कैडमियम है, एक कैडमियम कितना कैटायनिक वैकेंसी जनरेट कर सकता है? अगर आप देखो तो एक Cd पर जितना चार्ज है उतना चार्ज 2 Ag आयन पर होगा, यानी कि एक Cd2 प्लस 2 सिल्वर आयन को चार्ज के बेसिस पर रिप्लेस करेगा। क्लियर। तो 2 Ag में 2 सिल्वर आयन में एक सिल्वर आयन का पोजीशन तो कैडमियम ही ऑक्यूपाई कर लेगा, रेस्ट जो है वो कैटायन वैकेंसी के रूप में जनरेट होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक कैडमियम आयन एक कैटायन वैकेंसी जनरेट कर रहा है सिल्वर क्लोराइड के लिए। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि NaCl में 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डोप किया गया।
एक बार फिर से देखिए, NaCl में 10⁻³ मोल SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डोप किया गया। क्वेश्चन ये है कि कैटायन वैकेंसी का नंबर कितना है, कितना कैटायन वैकेंसी जनरेट होगा। क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी कितनी होगी। तो आइए देख लेते हैं कि एक स्ट्रोंशियम आयन कितना कैटायन वैकेंसी सोडियम क्लोराइड में जनरेट करता है। आप जानते हो कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड का जब आयनाइजेशन कराएंगे Sr2+ हमको मिलेगा और एक स्ट्रोंशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो कि 2 सोडियम आयन के चार्ज के इक्वल हो। तो 2 सोडियम आयन में एक आयन का पोजीशन तो एक स्ट्रोंशियम आयन ऑक्यूपाई कर लेगा और एक पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगा, कैटायन वैकेंसी जनरेट करेगा। तो एक स्ट्रोंशियम आयन एक कैटायन वैकेंसी को जनरेट कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन कितने हैं। ये जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग कितने स्ट्रोंशियम आयन हैं और जितने स्ट्रोंशियम आयन होंगे उतने ही कैटायन वैकेंसी होगा। कहता है कि NaCl में 10⁻³ मोल परसेंट स्ट्रोंशियम क्लोराइड है। तो इसका मतलब है कि 100 मोल NaCl में 2 SrCl2 10⁻³ मोल है। क्लियर। अब 1 मोल NaCl को अगर हम लोग चेक करें, 1 मोल NaCl में 2 SrCl2 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100 मोल = 10⁻⁵ मोल। अब आप जान रहे हो 10⁻⁵ मोल = 10⁻⁵ इंटू Na Sr2+ होगा, क्योंकि एक पार्टिकल अगर SrCl2 का स्ट्रोंशियम क्लोराइड का है तो उससे एक स्ट्रोंशियम आयन जनरेट होगा। तो 10⁻⁵ मोल से 10⁻⁵ मोल Sr2+ जनरेट होगा और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेक करना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी = 10⁻⁵ इंटू Na स्ट्रोंशियम। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो 6.022 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। एक बार फिर से। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की चर्चा की और हमने जाना कि ये कितने टाइप का होता है और क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं और इसके कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।